चलें जी, स्टार्ट करते हैं। कल हम डिस्कस कर रहे थे और हमने देखा था कि इनपुट टैक्स कब कब क्लेम नहीं कर सकते। हमने वो सारी चीज़ें जो है लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, जिसमें हमने देखा था कि डॉक्यूमेंट्स हमें कौन से चाहिए, पेमेंट का रूल देखा, 6 टैक्स पीरियड देखा, कैश बेस्ड पेमेंट जो है वो हमने सारी डिस्कस की, वो सारी हमने देखी थी। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम सिनेरियोज देखते हैं इनपुट टैक्स हमारा कब कब क्लेम नहीं हो सकता, उनको देखते हैं। ये सिनेरियोज जो हैं ये थ्योरेटिकल आते हैं, लेकिन आपने इसमें से कोई से 5-6 पॉइंट जो है उनको याद रखना है। और नॉर्मली जो है न्यूमेरिकल में इसमें एक आधी एडजस्टमेंट जो है वो पेपर में गिवन होती है। जब हम इसके थ्योरेटिकल पास पेपर करेंगे तो उन थ्योरेटिकल पास पेपर्स में आपको नज़र आएगा, आपको फील भी होगा कि ये एक वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि बताएं वो कौन से सिनेरियोज हैं जिसमें इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। 6 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का आपको ये पेपर में मिलेगा। अब वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है सप्लाई ऑफ एग्जाम्ड गुड्स एंड सर्विसेज। ये हम डिटेल में पढ़ के आ चुके हुए हैं कि जो हम एग्जाम्ड गुड्स वगैरह में डील कर रहे होते हैं, एग्जाम्ड गुड्स में हम कोई किसी किस्म का इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम नहीं कर सकते। एक लाइन को ना लिख लीजिएगा और इस लाइन को लिख के याद कर लीजिएगा कि आपने कोई भी चीज़ एड्स एन एंड कंज्यूमर ली है। एंड कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? चीज़ों को ख़रीद के इस्तेमाल करने वाला। लाइक फॉर एग्जांपल, आई बॉट दिस, मैंने ये ख़रीदा, मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये क्या हूँ? मैं इसका एंड कंज्यूमर हूँ। मैं क्या हूँ? इसका एंड कंज्यूमर हूँ। अगर मैं इसको ख़रीद के आगे बेच रहा हूँ, मेरी शॉप है, फिर तो मैं एंड कंज्यूमर नहीं। अगर मैं इसको ख़रीद के इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये क्या हूँ? मैं एंड कंज्यूमर हूँ। एंड कंज्यूमर कौन है? कि जो ख़रीदेगा और गुड्स को क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, रोज़ पेटल। अब ये रोज़ पेटल वाले हैं, ये टिश्यू जो है मैन्युफैक्चर करते हैं, टिश्यू मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ रोज़ पेटल। ये टिश्यू जो है मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं। ये बना रहे हैं, बना के बेच रहे हैं, ये इनकी सेल्स का पार्ट है। हम इसे क्या करेंगे? सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन रोज़ पेटल वाले अगर टिश्यू बना के बेच रहे हैं तो क्या उनके ऑफिस में टिश्यू इस्तेमाल करने होंगे? तो इस्तेमाल करेंगे ना। तो कुछ ऐसे होंगे टिश्यू जो ख़रीदेंगे, बनाएंगे और ख़ुद इस्तेमाल करेंगे, अपने ऑफिस में इस्तेमाल करेंगे। जो वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं अपने यूज़ के लिए, बीइंग एन एंड कंज्यूमर के तौर के ऊपर, उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। तो रिमेंबर, क्या हुआ कि वो तमाम गुड्स एंड सर्विसेज जो आप पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं या नॉन बिजनेस यूज़ के लिए ले रहे हैं, उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं किया जा सकता। क्यों? बिकॉज आप एंड कंज्यूमर हैं। आप भी एंड कंज्यूमर हैं, मैं भी एंड कंज्यूमर हूँ, हम सारे एंड कंज्यूमर्स हैं। हम चीज़ें खरीदते हैं, लेके आते हैं, बट हम कोई भी किसी किस्म का इनपुट टैक्स इनके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। उसके अलावा वो तमाम सर्विसेज जिसके ऊपर सेल्स टैक्स जो है बार्ड हो गया है। बार्ड का मतलब है प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ ने कह दिया है कि आप इनके ऊपर सेल्स टैक्स जो है क्लेम नहीं कर सकते, आप उन्हें क्लेम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है जी इनपुट टैक्स ऑन फेक इनवॉइसेज, जाली रसीदें। जाली रसीदें आप अगर निकालेंगे, आप उन पर टैक्स क्लेम करने जाएंगे तो 805 में आप पाए जाएंगे। फेक इनवॉइसेज के ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। फिर पॉइंट नंबर 5 है गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सेल्स टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड इनटू गवर्नमेंट ट्रेजरी बाय सप्लाई। इसका मतलब क्या है? देखें जी, ये है सेलर। सेलर ने इसको गुड सेल की, इसने इसको क्या दे दिया? पैसा दे दिया। अब इसके पास है कि ये टैक्स लेके क्या करेगा? गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। अगर इसने गवर्नमेंट को टैक्स जमा ही नहीं करवाया और जिसने पे किया है अगर वो क्लेम करना जाएगा, कहेगा भाईजान क्या है, तो कुछ है ही नहीं, कुछ चीज़ नज़र ही नहीं आ रही, इनवैलिड है, जस्ट लाइक योर मुस्तकबिल। तो क्लेम नहीं हो सकता। गॉट इट? उसके बाद है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसके दोनों ट्रीटमेंट बताऊंगा। एक ट्रीटमेंट वो है जो हमने एग्जाम में करना है, एक ट्रीटमेंट वो है जो प्रैक्टिकली हमने लेके चलना है। ये है डिस्क्रिपेंसी इंडिकेटेड बाय क्रेस्ट। क्या? डिस्क्रिपेंसी इंडिकेटेड बाय क्रेस्ट। अब क्रेस्ट का मतलब क्या है?
क्या है इसको देखते हैं। देखिए इसका एग्ज़ाम में ट्रीटमेंट है बड़ा सिंपल सा। वो क्या है कि कहीं पे भी आपको डिस्क्रिपेंसी का वर्ड नज़र आ गया, कहीं पे भी आपको डिस्क्रिपेंसी का वर्ड नज़र आ गया, बड़ा सिंपल है, आप उसे क्या करोगे, आप इनपुट टेक्स्ट डिसअलाउ कर दोगे, आप क्लेम नहीं कर सकते। मेरा गला ज़रा पेन कर रहा है, तो थोड़ा आप लोगों ने अवॉइड करना है, आज इरिटेट ना होइएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिपेंसी इंडिकेट हो जाएगी, आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। अब ये डिस्क्रिपेंसी होती क्या है, ज़रा देखें। ये एक समझें, एक ये कंप्यूटर है या एक ये सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। जो सेलर है ना, जब वो सेल करेगा वो सेल करेगा, तो वो जो इनवॉइस इशू करेगा कस्टमर को, वो उस इनवॉइस की एंट्री जो है यहाँ पे करेगा। जी मैंने मैंने सेल की है इस बंदे को, ये इनवॉइस नंबर है, वो सिस्टम में क्या कर देगा, एंट्री कर देगा। फिर जो ख़रीदार है, जो बायर है, जो ख़रीद के लेके आया है, वो इस सिस्टम में इनवॉइस एंटर करेगा कि जी मैंने इस बंदे से ख़रीदा है। तो क्या होगा, जब बायर सिस्टम में एंट्री करेगा तो कंप्यूटर जो है वो इनवॉइस से इस इनवॉइस को मैच करेगा। क्या करेगा, इनवॉइस से इस इनवॉइस को मैच करेगा, क्रॉस मैचिंग होगी। जब क्रॉस मैचिंग होगी वो कहेगा हाँ, अब कंप्यूटर को लग गया पता कि वाकई ही आपने ख़रीदा है और इसी से ख़रीदा है। जब ये क्रॉस मैच हो जाएगी, आप इनपुट टैक्स जो है वो क्या कर लीजिएगा, क्लेम कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, क्लेम कर लीजिएगा, जब ये क्रॉस मैच हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, बायर आता है, बायर आके इनवॉइस को एंटर करता है और सिस्टम पे लिखा हुआ आ जाता है इनवैलिड। सिस्टम पे क्या लिखा हुआ आता है, इनवैलिड, यूज़र नोट फाउंड। कैसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप जाते हैं और आप परचेजेस करते हैं 29 नवंबर को, आपने परचेजेस की 29 नवंबर को, उसने आपको इनवॉइस 29 नवंबर को दे दी। लेकिन वो जब कंप्यूटर में एंट्री करता है जाके, वो एंट्री करता है जाके 2 दिसंबर में। उसने सेल्स की एंट्री की 2 दिसंबर पे, हालांकि आप खरीद के लेके आए थे 29 नवंबर पे। अब जब आप 29 तारीख पे इनवॉइस एंटर करेंगे तो क्या कंप्यूटर मैच कुछ कर पाएगा? तो कंप्यूटर तो कुछ नहीं मैच कर पाएगा, वो क्या आ जाएगा, एरर, नॉट फाउंड। तो इससे कहते हैं डिस्क्रिपेंसी, इससे कहते हैं डिस्क्रिपेंसी। डेट का फ़र्क हो सकता है, टाइम का फ़र्क हो सकता है, उसने सिस्टम में एंट्री नहीं की, रॉन्ग इनवॉइस नंबर एंटर हो गया, ये फ़र्क आते हैं। अब पेपर में डिस्क्रिपेंसी का वर्ड लिखा हुआ आ जाएगा, आपने सिंपल एक ही बात कहनी है कि डिस्क्रिपेंसी का मतलब है आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, सिंपल इस बात। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, जब प्रैक्टिकली इस तरह की डिस्क्रिपेंसी आ जाती है ना, हम पता क्या करते हैं, जब डिस्क्रिपेंसी आती है हम कमिश्नर को कहते हैं कि सारी डिस्क्रिपेंसी आ गई है, क्योंकि डिस्क्रिपेंसी का मतलब है एरर। एरर है, टाइमिंग डिफरेंस की वजह से हो सकता है, नेम का मैच नहीं किया उसकी वजह से हो सकता है, इनवॉइस नंबर गलत एंटर हो गया उसकी वजह से हो सकता है, तो ये डिस्क्रिपेंसी है। हम जाते हैं अप्लाई करते हैं कमिश्नर को, कमिश्नर जो है वो हमें फिर प्रोविजनल बेसिस के ऊपर अलाउ कर देता है। वो कहता है ठीक है इस महीने क्लेम कर लो, वो हमें अलाउ कर देगा। फिर हमें वो टाइम देगा अगले महीने की 10 तारीख तक का, कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ इस महीने इनपुट टैक्स क्लेम कर लो, तुम्हारे पास अगले महीने की 10 तारीख तक का टाइम है, जाओ बायर से सप्लायर से बात करो, वो उसको ठीक कर दे सिस्टम में, वो ठीक कर देगा, कोई मसला नहीं। अगर अगले महीने की भी 10 तारीख गुजर गई और ये डिस्क्रिपेंसी रिमूव ना हुई, फिर आपने जो इनपुट टैक्स क्लेम किया होगा वो आपका अलाउ नहीं होगा। तो ये इसका प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट। बट पेपर में हमने क्या करना है, पेपर में यहाँ डिस्क्रिपेंसी का वर्ड आ जाएगा, इसका मतलब है आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। तो ये डिस्क्रिपेंसी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इनवॉइसेस फेक हो गया, फिर गुड सप्लाईज या रिलेटेड टू नॉन बिजनेस यूज़ या जो खुद ख़रीद के इस्तेमाल कर रहे हो, इसके ऊपर भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
नहीं, सॉफ्टवेयर में हमेशा मैडम डाटा एंट्री होती है। डाटा एंट्री ही अगर आपने गलत की है तो सॉफ्टवेयर क्या ठीक करेगा। सर आपने कहा था, अहमद भाई कह रहे हैं, आपने कहा था कि मैन्युफैक्चर खुद से ड्राइंग करेगा तो वो भी सप्लाई होगी। सर यहाँ पे मैन्युफैक्चर की बात ही नहीं हो रही। ज़रा पॉइंट नंबर 2 मेरे भाई पढ़, मेरी जान पढ़ ज़रा, क्या लिखा हुआ है उसने। गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिलेटेड टू टैक्सेबल सप्लाईज और एक्वायर्ड फॉर, क्या आप ख़रीद के लेके आ रहे हो, बना के नहीं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो ना, आप खुद से बना के इस्तेमाल करोगे फिर तो है, सप्लाई है। यहाँ पे ख़रीद के लेके आ रहे हो, यहाँ पे ख़रीद के लेके आ रहे हो, ख़रीदने की बात हो रही है। गॉट इट। मैन्युफैक्चर के केस में सप्लाई की डेफिनेशन का पॉइंट नंबर 1 क्या था, ज़रा बताओ। मैन्युफैक्चर के केस में पॉइंट नंबर 1 क्या था कि अगर मैन्युफैक्चरर पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करे, बिजनेस यूज़ के लिए इस्तेमाल करे, वो इनपुट टैक्स क्लेम कर सकता है। वो क्लियर है, डैट वॉज क्लियर फॉर द मैन्युफैक्चर। ये मैन्युफैक्चर के लिए नहीं है, ये है वो गुड्स, वो चीज़ें जो आप ख़रीद के लेके आए हो, बीइंग एन एंड कंज्यूमर के तौर के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हो। देखिए टोयोटा वाले गाड़ियाँ बना के बेच रहे हैं, लेकिन टोयोटा वाले भी टिश्यू इस्तेमाल करेंगे। वो टिश्यू जो टोयोटा वाले उठा के लेके आए इस्तेमाल करने के लिए, हम इस टिश्यू की बात कर रहे हैं। दोस्त क्लियर है। ये 6 पॉइंट देख लें फिर आगे चलते हैं। अबे टिश्यू मेरे मुंह से निकल गया, मुझे माफ़ी दे दो। टिश्यू के अलावा दुनिया में कोई और प्रोडक्ट नहीं होते। टिश्यू को पकड़ के बैठ जाओ। आगे चले। टिश्यू ख़त्म हुआ, टिश्यू ख़त्म हो गया। मैं तो अगली दफ़ा एग्जाम्पल में टिश्यू नहीं लेके आता, तुम जो मर्ज़ी कर लो। बेचारे एक टिश्यू की जान लोगे। छोटा सा टिश्यू है, नन्ना सा टिश्यू, इत्तो सा टिश्यू है, इत्तो सा। कहाँ गया ये देखे। इसके पीछे आप गॉड हेल्प दिस चाइल्ड उठा ले इसको। आगे चले। ये एंड्रॉयड वाले बच्चे ऐसे ही होते हैं, इनको समझ ही नहीं आती। आगे। अच्छा, इसमें से पॉइंट याद रखने कौन से हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। पॉइंट नंबर 1 याद कर लें, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 याद कर लें। और डिस्क्रिपेंसी वाला, अब ये डिस्क्रिपेंसी का पॉइंट बहुत लंबा है, ये पूरा पॉइंट याद नहीं करना। सिंपल एक वर्ड याद कर लें, परचेजिस डिस्क्रिपेंसी इंडिकेटेड बाय क्रेस्ट। सिर्फ ये वर्ड जो है वो याद कर लें। क्या? डिस्क्रिपेंसी इंडिकेटेड बाय क्रेस्ट, इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। तो ये 3 पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, 4 एंड 6 जो है आप इसमें से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैं वुमेन नहीं कह रहा, मैं चाय पी रहा हूँ। पहले मैं बहुत बदनाम हूँ, ऊपर से जालिम चाय पीते हुए स्टिकर बना देते हो और बाद में मुझे बदनाम करते हो। आगे चलें।
उसे कहा तो मैंने वुमेन ही था, मानना तो मैंने है नहीं। अब आते हैं इसके ऊपर। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 7, goods and services may be specified by the FBR which have not been declared by supplier in his return। कि आपने अपनी रिटर्न में किसी गुड्स का किसी सर्विसेज का बताया ही नहीं था और आप क्लेम करने पहुंच रहे हैं, कितों कहाँ से आ गए हो, नहीं क्लेम करने देंगे। उसके बाद अगर आपने कोई परचेजेस की हैं और एफपीआर वाले आते हैं, सर ये कहाँ से ख़रीदा है, कहाँ से परचेज़ किया है, हमें परचेज डॉक्यूमेंट बताएं, हमें जो चेक इशू हुआ है वो बताएं। अगर वो सीन है और आपसे वो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, पेमेंट कहाँ से की है, चेक कहाँ से दिया, कैश में पेमेंट की है, इन्फॉर्मेशन दे, और अगर आप उनको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते तो कभी भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। उसके बाद जो एक्स्ट्रा टैक्स होता है, एक्स्ट्रा टैक्स जो आप गवर्नमेंट को पे करते हो, वो कभी भी क्लेम नहीं हो सकता। एक्स्ट्रा टैक्स हो गया, फर्दर टैक्स हो गया, ये कभी भी क्लेम नहीं हो सकता, कभी भी क्लेम नहीं हो सकता। फिर वो वहीकल्स जो स्टॉक इन ट्रेड के अलावा है, एक चीज़ ना आप लोगों ने पूरे टैक्स में याद रखनी है, इंक्लूडिंग इनकम टैक्स एंड इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। देखो जहाँ पे भी आपका नाम आए ना स्टॉक इन ट्रेड का, इसको लिख लो और इसको समझ लेना साथ साथ। जहाँ पे भी आपका नाम आए ना स्टॉक इन ट्रेड का, देखिए स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है वो चीज़ आपकी इन्वेंट्री है, और जो चीज़ आपकी इन्वेंटरी होती है आप उसमें क्या कर रहे होते हैं, कारोबार कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, कारोबार। जैसे टोयोटा के लिए गाड़ी जो है वो क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है। होंडा के लिए कार क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है। रोज पेटल के लिए टिश्यू क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है। एप्पल वालों के लिए आईफोन क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है। ये सारे आपके स्टॉक इन ट्रेड्स हैं, बिकॉज आप इनमें कारोबार कर रहे हैं। लेकिन पेल पेल फैक्ट्री जहाँ पे एसी बनते हैं, पेल फैक्ट्री जहाँ पे फ्रिज बनती है, अगर वो एक गाड़ी ख़रीद के लेके आते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, वो उनकी स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। पेल फैक्ट्री में आपका पेल फैक्ट्री में आपका वो क्या करते हैं, टिश्यू लेके आते हैं इस्तेमाल करने के लिए, वो स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। हायर एसी बना के बेचते हैं, उनके लिए एसी स्टॉक इन ट्रेड है। लेकिन कॉलेज यहाँ पे एसी लगे हुए हैं, इनके लिए एसी जो है वो स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। हम यहाँ पे किन एसेट्स की बात कर रहे हैं जो स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, मतलब वो जो आपके फिक्स एसेट्स हैं, वो आपके जो फिक्स एसेट्स हैं, जो आपके फिक्स एसेट्स होते हैं, आप बिजनेस में लेके आते हैं, आप उनको डेप्रिशिएट करते हैं। आप फर्नीचर को डेप्रिशिएट करेंगे, आप व्हीकल्स को डेप्रिशिएट करेंगे, आप इक्विपमेंट्स को डेप्रिशिएट कर रहे होंगे, ये आपके यूज्ड एसेट्स हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप यूज्ड व्हीकल कोई बेच रहे हैं, आप कोई यूज्ड एसेट बेच रहे हैं, इनके ऊपर कभी भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। तो वो तमाम व्हीकल्स जो स्टॉक इन ट्रेड के अलावा हैं, इनके ऊपर इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम नहीं किया जा सकता। गॉट इट। अब इसकी एक एक्सेप्शन है, वो है फोक लिफ्टिंग व्हीकल। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा लिफ्टर्स, आप लोगों ने लिफ्टर सिर्फ देखे होते हैं ट्रैफिक वार्डन्स को गाड़ियाँ उठाते हुए, बट ये लिफ्टर वहाँ पे उनके अलावा हर जगह ही इस्तेमाल होते हैं। आप कभी कारफूर गए हों, कभी मेट्रो गए हों, वहाँ पे लिफ्टर्स चल रहे होते हैं, आते हैं सामान उतारते हैं, रख रहे होते हैं। आप फैक्ट्रीज़ में जाएं, वहाँ पे लिफ्टर हो रहे होते हैं, यहाँ से वहाँ सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, इन्वेंट्री को मूव करने के लिए लिफ्टर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब ये लिफ्टर सिर्फ किसकी बात हो रही है, लिफ्टर की। है चार पहिए, है व्हीकल, लेकिन हम इसको टैक्स पर्पस के लिए व्हीकल नहीं मानते, हम इसको मशीनरी का पार्ट बनाते हैं। क्योंकि लिफ्टर मशीनरी का पार्ट बनता है तो लिफ्टर के ऊपर इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम हो जाता है। गॉट इट।
उसके बाद ये पॉइंट नंबर 11 जो है ये अक्सर न्यूमेरिकल्स में आपको मिलता है। ये न्यूमेरिकल्स में मोस्ट फ्रीक्वेंटली टेस्टेड पॉइंट है। वो है बिल्डिंग मटेरियल, जिसमें पेंट सीमेंट, इलेक्ट्रिक एंड गैस अप्लाइंसेस, पाइप, सैनिटरी फिटिंग वगैरह अगर आपने ख़रीदा है, इसके ऊपर भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं किया जा सकता। आप ज़रा मुझे खुद सोच के बताओ, मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूँ, मैं जब पेंट को ख़रीद के लेके आया हूँ तो मैंने बिल्डिंग पे पेंट ही करना है ना, तो मैं एंड कंज्यूमर हुआ। मैं सीमेंट खरीद के लेके आया हूँ, मैंने सीमेंट से प्लस्तर करवाना है, मैं एंड कंज्यूमर हुआ। मैंने इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस ली हैं, मैंने तारें खरीदी हैं, तारें इंस्टॉल की हैं, मैं एंड कंज्यूमर हूँ, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो भाई मैंने आपको यहाँ पे क्लियर बता दिया रूल, ये रूल कभी नहीं भूलना कि एंड कंज्यूमर जिसने ख़रीद के खुद इस्तेमाल करना है वो कभी भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता, चाहे वो बिल्डिंग मटेरियल है, पेंट है, सीमेंट है, एनीथिंग है, वो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता। तो ये बिल्डिंग मटेरियल वगैरह के ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। हाँ, जो प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स होती हैं, तैयार छतें, ये स्लैब पे गार्डर वगैरह मिल रहा होता है, इनके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम हो जाते हैं। फिर वो तमाम एग्रीकल्चर मशीनरी जो 8 स्केड्यूल में फॉल करती है, जिसके ऊपर आप रिड्यूस टैक्स पे करते हैं और जिसको डिपार्टमेंट ने कह दिया है, जिसका कोई अल्टरनेटिव पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। उसके अलावा ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 2021 में ही टेस्ट हो 22 में टेस्ट हो चुका हुआ है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने न्यूमेरिकली याद रखना है। न्यूमेरिकली हमें इन्होंने बता दिया हुआ है कि अगर आप किसी भी इंडिविजुअल कस्टमर को सेल करते हो, या आपने देखा भी होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा, आप कभी भी किसी इंडिविजुअल कस्टमर को सेल करते हो, अगर वो कस्टमर जो है आपका अनरजिस्टर्ड है, अगर वो कस्टमर क्या है आपका अनरजिस्टर्ड है, आप अगर उसको 1 लाख रुपए से ज़्यादा का सामान बेचते हो, आपके लिए वाजिब है आप उसका क्या लोगे, शनाख्ती कार्ड लोगे और उसकी फ़ोटोकॉपी अटैच करोगे। इट इज़ नेसेसरी फॉर यू। यू आर अ सेलर, आप सामान लेने गए हो, आप सामान बेच रहे हो, आप उसे भाई आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो? जी मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो वो क्या करेंगे, वो आपका आईडी कार्ड लेंगे अगर लाख रुपए से ज़्यादा की सेल्स हैं। अगर उस दुकानदार ने अपने आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी ना ली, तो वो जो उसने सेल्स की हैं, उन सेल्स का जितना भी इनपुट टैक्स होगा वो क्लेम नहीं किया जाएगा, वो क्लेम नहीं किया जाएगा। ये वाला पॉइंट पास्ट पेपर में आ चुका है। फॉर एग्जांपल आपने एक बंदे को 1.5 लाख रुपए का सामान बेचा, वो बंदा रजिस्टर्ड नहीं था और उसका आईडी कार्ड की कॉपी भी उसने नहीं दी। अब उस 1.5 लाख से मुतालिक जितना भी इनपुट टैक्स होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा, आप उसे क्लेम नहीं कर सकते। उसके अलावा कोई भी गुड्स जिसको एफबीआर स्पेसिफाई कर दे, कह दे कि आप इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। जैसा कि एफबीआर ने बताया है कि ये फूड हो गया, बेवरेजेस हो गया, गारमेंट्स वगैरह हो गए, गिफ्ट गिव अवे जिसमें डायरीज कैलेंडर्स वगैरह शामिल हैं, ऑफिस इक्विपमेंट्स हो गए, जिस फर्नीचर फिक्सचर कटलरी क्रॉकरी, इनके ऊपर आप इनपुट टैक्स कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, एक इसकी एक्सेप्शन है, वो है इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल कैश रजिस्टर। क्या? इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल कैश रजिस्टर। ये इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल कैश रजिस्टर क्या होते हैं, अभी मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ। आप लोगों ने अक्सर जब आप लोग जाते हैं शॉपिंग वगैरह करते हैं, आपने देखा होता है कि दुकानदारों के पास ना इस तरह के ये कंप्यूटर पड़े होते हैं, काउंटर्स पड़े होते हैं, रसीदें निकल रही होती हैं, आप आते हैं उस पर जमा करते हैं, नीचे टील बॉक्स खोलते हैं, आपका बिल निकाल के ले आते हैं। इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल कैश रजिस्टर। ये जो कैश रजिस्टर होते हैं, इनके ऊपर जो आपने सेल टैक्स पे किया होगा, आप उन्हें क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये वो सिनेरियोज हैं जिनमें हम इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। लाइक पॉइंट ऑफ सेल मशीन, यस।
नहीं होगा, कोई व्हीकल की बात नहीं हो रही, सिर्फ यहाँ लिफ्टर के, जब लिफ्टर का नाम लिख दिया तो वहाँ पर लिफ्टर ही स्पेसिफिक है। हाँ जी, जो गोरमे के काउंटर्स पे कंप्यूटर लगे होते हैं, केक्स एंड बेक्स पे, ये सारा कुछ इनके ऊपर आप जो ख़रीद के लेके आएंगे, 2.5 लाख रुपए की कंप्यूटर आती हैं, इसके ऊपर इनपुट टैक्स जो पे किया आपने वो क्लेम कर सकते हैं। एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स कहाँ सेम होता है? हमने पढ़ा है फर्दर टैक्स चार्ज होता है जब आप सेल्स करते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, उससे एक्स्ट्रा टैक्स उसके अलावा होता है। पॉइंट नंबर 10 कि भाई SBI कॉलेज है, SBI कॉलेज की एक गाड़ी है उन्होंने ख़रीदी हुई है स्टाफ के पिक एंड ड्रॉप के लिए, वो कल को उसको बेचते हैं, वो उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। ये क्लियर है एवरीवन? तो ये हैं आपके 14 के करीब पॉइंट, इसमें से कोई सा एक आधा पॉइंट जो है वो आपने क्या रखना है, याद रखना है। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में। और ये है एक छोटा सा कंसेप्ट, ये है कि उन्होंने ना हमारी लिमिट लगा दी है कि आप कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को 1 महीने में मैक्सिमम कितनी सेल कर सकता है। तो उन्होंने कह दिया कि एक रजिस्टर्ड बंदा है जो सामान को बेच रहा है, उसने आपके ऊपर पाबंदी लगा दी है, रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को 1 महीने में मैक्सिमम 10 मिलियन, 1 करोड़ की सेल कर सकते हैं, या सालाना 100 मिलियन की सेल्स जो है वो कर सकते हैं। ये अलाउ है, ये आपको क्या किया गया है, अलाउ किया गया है। इसके अलावा अगर आपने कोई सेल्स की, इससे एक्स्ट्रा आपने कोई सेल्स की, उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। जब आपको कह दिया था कि एक बंदा अनरजिस्टर्ड है, उसको 1 महीने में आपने 10 मिलियन की सेल करनी है, आपने उसको सेल कर ली 14 मिलियन की, आपको कितनी अलाउ थी लिमिट? 10 मिलियन की। एक्स्ट्रा सेल्स कितनी की हैं? 4 मिलियन की। इस 4 मिलियन से रिलेटेड जो टैक्स होगा वो क्या होगा, आपको डिस अलाउ हो जाएगा, आप उसको क्लेम नहीं कर सकेंगे। वो क्या हो जाएगा, आपका डिस अलाउ हो जाएगा, आप उसको क्लेम नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये रूल, ये प्रोविजंस किन पे अप्लाई नहीं होगी? फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडीज़, आप इनको जितना मर्ज़ी सेल करो उनके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। फॉरेन मिशंस, प्रोड्यूस पर्सन, इनके ऊपर भी रूल अप्लाई नहीं होगा। या वो तमाम लोग जो टैक्सेबल सप्लाईज में डील नहीं कर रहे, उनके लिए भी रूल अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, एक बंदे को जो अनरजिस्टर्ड है 1 महीने में 10 मिलियन तक की सेल्स की जा सकती हैं। उससे ऊपर सेल करोगे, ओवर एंड अबव जितनी सेल्स होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, आपको डिस अलाउ हो जाएंगी। प्रिविलेज्ड पर्सन वही होते हैं जो आपको समझ आ रही है, अहम शख्सियात। लाइक मी। तो यहाँ पे अब ये सवाल जो हैं वो आपको इसमें से मिलेंगे। ऑटम 2010 का सवाल है, स्टेट द सिचुएशन व्हेन अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम और डिडक्ट इनपुट टैक्स अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का। बताएं किन कंडीशन में आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। इसमें देखें, हमने 2-3 पॉइंट्स तो डिस्कस किए थे। क्या? नंबर 1, इफ़ पे, ये वाला पॉइंट आप लाजमी लिखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इफ़ पेमेंट इज़ नॉट मेड विद इन 180 डेज, अगर आपने 180 दिन में पेमेंट नहीं की, आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। उसके अलावा पेमेंट नॉट मेड थ्रू बैंकिंग चैनल, आप इसके ऊपर भी क्लेम नहीं कर सकते। ये 2 पॉइंट तो मस्ट हैं।
उसके बाद आप तीसरा लिख लो पॉइंट फेक इनवॉइसेस का, चौथा पॉइंट लिख लो आप डिस्क्रिपेंसी का, फिर ये बिल्डिंग मटेरियल वाला पॉइंट लिख लो। तो ये सारा कुछ जो है आप इसमें लिख सकते हैं। फिर अगला सवाल है स्प्रिंग 2012 का। एम एस मर्द Zumurud is engaged in the manufacture and sale of taxable as well as zero rated supplies. Required as a tax consultant, आप लोगों को टैक्स कंसल्टेंट अच्छा मजाक है, जीता रहो आई कैप। एज अ टैक्स कंसल्टेंट एडवाइज Zumurud on the following matters. The condition that need to be satisfied for the adjustment of input tax against the output tax liability. क्या कंडीशन है जो आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। अब हम इस पे बड़ा क्लियरली पढ़ के आए थे। नंबर 1, आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए, उस इनवॉइस के ऊपर आपका नाम, आपका एनटीएन नंबर जो है वो होना चाहिए, और एक्रूवल बेसिस के ऊपर आपने इनको क्लेम करना होगा। ये हमने कंडीशंस पढ़ी थी, ये उसका आंसर है। फिर एनी 7 सिचुएशंस इन विच इनपुट टैक्स इज नॉट टू बी अलाउड टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। सर सेम सवाल है, आप इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। द रेमेडी अवेलेबल टू हर इफ़ शी फेल्स टू एडजस्ट द इनपुट टैक्स इन द पीरियड इन विच इट इज़ पेड। अगर आपने जिस महीने में इनपुट टैक्स पे किया आप उसको अगर क्लेम नहीं कर पाए, हम पढ़ के आए हैं, आप नेक्स्ट 6 टैक्स पीरियड तक क्लेम कर सकते हैं। गॉट इट। उसके बाद देखेंगे स्प्रिंग 2015। सलीम इज रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ एक्सपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर एडवाइज सलीम ऑन द फॉलोइंग मैटर। एनी 6 सिचुएशन इन विच input tax is not allowed to be adjusted against the output tax liability। अभी सेम क्वेश्चन है, लिख लोगे। नाउ यू कैन से डैट 3 दफ़ा एक ही सवाल सेम ही रिपीट हो रहा है। फिर एक्सपोर्ट्स विच आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ ज़ीरो रेटिंग, हमने पढ़ा था। एक्सपोर्ट हेल्ड फॉर एक्सपोर्ट बट नॉट एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्ट बर्री इंपोर्टेड, एक्सपोर्ट टू ईरान, अफ़गानिस्तान, चाइना, ये हमने ज़ीरो रेटिंग में पढ़ा था। फिर एलिजिबिलिटी फॉर अ रिफंड इफ़ इस इनपुट टैक्स इज़ पेड इन एक्सेस ऑफ आउटपुट टैक्स पेएबल फॉर अ मंथ। हमें क्लियरली पढ़ के आ गया कि अगर आपने इनपुट टैक्स पे किया है ज़्यादा तो रिफ़ंड नहीं होता, बल्कि क्या होता है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, और हम उसको जब तक टोटली एडजस्ट नहीं कर सकते हम उसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। मैंने कैरी फॉरवर्ड के आपके साथ कुछ 6 सिनेरियोज डील किए हैं, आप जाके वीडियो में देख सकते हैं। हमने प्रॉपर देखा कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा, किस तरह से ड्रॉप फॉरवर्ड होगा, एडजस्ट कैसे होगा, ये सारा हमने कैलकुलेट करके देखा। फिर कंसेप्ट ऑफ प्रोविजनल एंड फाइनल एडजस्टमेंट इन रिलेशन टू अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। फिर ये भी हमने क्लियरली पढ़ा था कि जो हम पर मंथ एडजस्टमेंट करते हैं मंथली बेसिस के ऊपर, वो हमारी क्या कहलाती है, प्रोविजनल एडजस्टमेंट कहलाती है, और जो साल के एंड पे करते हैं वो हमारी फाइनल एडजस्टमेंट कहलाती है। इज इट क्लियर। तो देखें ये एक ही कनेक्टेड टॉपिक में से तकरीबन 13 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है। जब आप इससे एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे इट इज़ गोइंग टू बी द वन ऑफ द वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन, बच्चों को इसका जवाब ही नहीं पता था। अब देखें स्प्रिंग 2021 में भी सेम सवाल आया है। अब ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, 8 नंबर का सवाल है और पर एडजस्टमेंट 1 नंबर है। इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, ब्रीफली एक्सप्लेन एज टू द चार्जेबिलिटी एडजस्टमेंट ऑफ सेल्स टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट मैटर्स। बताओ जी क्या हम इनके ऊपर सेल्स टैक्स क्लेम या एडजस्ट कर सकते हैं। पहला है फ्री प्रोविजन ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू कंपनी सीईओ एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हम पढ़ के आए हैं कि अगर आप सीईओ को फ्री में गुड्स देंगे तो आपकी सप्लाई ही कंसीडर होगी, सप्लाई है इसके ऊपर हम क्या करेंगे, सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे। फिर है फ्री रिप्लेसमेंट ऑफ टैक्स डिफेक्टिव पार्ट इन केस ऑफ टैक्सेबल गुड्स सोल्ड अंडर वारंटी। अंडर वारंटी फ्री रिप्लेसमेंट के ऊपर कभी भी सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होता। फिर पेमेंट ऑफ मशीन फ्यूल बाय वन ऑफ द डायरेक्टर यूजिंग हिज ओन क्रेडिट कार्ड, द मशीन इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल गुड्स।
हमने क्लियरली पढ़ा था पेमेंट मस्ट बी मेड थ्रू अ बिजनेस बैंकिंग चैनल। जहाँ पे बिजनेस बैंकिंग चैनल की बात करते हैं वहाँ पे क्लियरली बिजनेस बैंक अकाउंट आता है। तो उसने तो अपने पर्सनल कार्ड से पेमेंट कर दी है, तो सर ये भी क्लेम नहीं हो सकता। फिर टैक्सेबल गुड्स सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट टू अ कस्टमर एट अ प्राइस इंक्लूसिव ऑफ मार्कअप। वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम क्लियरली पढ़ के आए थे कि मार्कअप के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता, तो हम मार्कअप को एक्सक्लूड करेंगे, वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ मार्कअप लेंगे। उसके बाद है एडवांस पेमेंट रिसीव अगेंस्ट टैक्सेबल गुड्स टू बी सप्लाइड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन इन नेक्स्ट मंथ। टाइम ऑफ सप्लाई हमने पढ़ा है कि उसमें गुड्स डिलीवर, मेड अवेलेबल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, उस डेट के ऊपर हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर लोकल सप्लायर्स ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री एग्जेम्प्ट होती है, वो कभी भी सेल्स टैक्स चार्ज नहीं कर सकती। अभी पढ़ा हमने इसी टॉपिक से मटेरियल परचेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर लिया है, इसके ऊपर इनपुट टैक्स जो है हम क्लेम कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो भैया मैं आपको साथ साथ पास्ट पेपर्स भी करवाता जा रहा हूँ। अब थोड़े से पास्ट पेपर्स थ्योरेटिकल रह गए हैं, जब मेरा सेल्स टैक्स एंड होगा अलोंग विद ऑल पास्ट पेपर्स थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एंड हो जाएगा। मैंने आपको 5 न्यूमेरिकल्स भी करवा दिए हैं। हर एक टॉपिक के साथ मैं आपको पास्ट पेपर एडजस्टमेंट, पास्ट पेपर क्वेश्चंस जो हैं मैंने वो भी करवाता जा रहा हूँ। तो जब हम सेल्स टैक्स वाइंड अप कर रहे होंगे, आप ये नहीं कह सकते जी अच्छा अभी हमने पास्ट पेपर करने हैं, हमने भी ये करना है, हमने भी वो करना है ना। मैंने आपको पास्ट पेपर साथ साथ करवाए हैं, हमारे पास्ट पेपर सब तक ही होंगे। सर कोर्स कब कंप्लीट होगा आपके ख्याल से? कब तक कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, बताएं ज़रा। कब तक होना चाहिए? ये सिलेबस शुरू कब हुआ था पता है आप लोगों को? 1 नवंबर को स्टार्ट करके 15 जनवरी ख़त्म हो जाता है। फिर कहते हैं कि मैं रूड होता हूँ, फिर कहते हैं मैं रूड होता हूँ। लॉजिकली बात है ये, 2.5 महीने में सिलेबस होता है, हम 31 को ख़त्म करेंगे। करना मैंने 15 को ही है। अच्छा, इनको सिलेबस की टेंशन पड़ गई है, उनको ये टेंशन नहीं है कि मैंने टॉपिक एंड किया, मैं पूछ रहा हूँ वो सवाल है कि नहीं, वो नहीं पूछना। इन्होंने वो पूछना होता है कि वो जो चीज़ नहीं चाहिए वो। मैं यहाँ पे सवाल करवा रहा हूँ कि भाई इस पे इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होना। यहाँ पे कमेंट आया है कि अगर सेल टैक्स का रेट 25% गिवन हो, पेपर में गिवन होगा। एक इंतहा का फजूल क्वेश्चन अगर ना पूछे ना जब तक, ये लोग इनको होश नहीं आती, मजाक के अलावा। एवरी 5 मिनट्स कोई ना कोई बोंगी बजती है क्लास में, और मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर मैं इग्नोर करता हूँ। आफ्टर एवरी 5 मिनट आप खुद जाएं, कमेंट सेक्शन खोलें, हर 5 मिनट के बाद कोई ना कोई बंदा बोंगी मारता है, लास्ट भी बोंगी मारता है। हम बिल्कुल, मैं पढ़ा रहा हूँ कि जी मटेरियल परचेज किया है आपने, सीमेंट पेंट्स ये परचेज किया है, इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। मैंने इधर देखा है, यहाँ लिखा हुआ है अगर 25% रेट हो क्या पेपर में हमें गिवन होगा। कोई लॉजिक है? कोई लॉजिकल चीज़ है? हम पढ़ क्या रहे हैं, आप पूछ क्या रहे हो, बताओ ज़रा। मैं यहाँ पे सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई मैंने पास पेपर करा दिए हैं, इसमें कोई सवाल है पूछने वाला? सर पेपर का सिलेबस कब ख़त्म होगा? अबे बाजी ये मैंने किया एंड इसमें से कोई सवाल है पूछ लो, फिर मैं आगे चलता हूँ, सिलेबस वाइंड अप कर लेंगे, क्यों घबरा रहे हो? अल्लाह के बंदो फोकस रहा करो, चीज़ें अपनी लाइफ में ना रेलेवेंसी लाना सीखो, रेलेवेंट होना चाहिए, इररेलेवेंट नहीं है। आपके लिए आज जो चीज़ डिस्कस हो रही है इससे रेलेवेंट रहो ना आप रेलेवेंट रहे, रेलेवेंट हो गए आपके लिए आसानी है। अभी क्यों अगली चीज़ें सोच रहे हो और क्यों पूरी दुनिया को बताना चाह रहे हो कि आपका पेपर पहले फेल हो चुका हुआ है? हुँ? तो रेलेवेंस रेलेवेंस
रेलेवेंट क्वेश्चन का आंसर करते मज़ा आता है, इररेलेवेंट क्वेश्चन मैं कहाँ पे आंसर करूँ, बताओ ज़रा। तो रेलेवेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंसी। ओके, टाइमर सप्लाई नहीं हुआ? आर यू श्योर? आर यू श्योर टाइमर सप्लाई नहीं हुआ? अल्लाह दी कसम। चलो फिर कल हम स्टार्ट टाइम सप्लाई से करते हैं। मुझे तो था हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ नहीं किया टाइम सप्लाई, ये मेरे ख्याल से हमने साथ किया था। चले वेरीफाई करता हूँ मैं, अगर नहीं तो कल फिर हम वैल्यू ऑफ सप्लाई शुरू करेंगे और फिर हम उससे करेंगे। भजन बुक आ गई हुई है, इसको बाय कर लीजिएगा, बिकॉज अब मैं स्लाइड्स तो सेंड नहीं करने वाला, मैंने बड़े पीडीएफ सेंड कर दिए हैं। अब हुई पीडीएफ से आज़ादी। जब मैं पीडीएफ देता था, सर बुक नहीं है पढ़ा नहीं जा रहा, बुक नहीं है पढ़ा नहीं जा रहा, बुक नहीं है पढ़ा नहीं जा रहा। अब बुक है, सुकून से पढ़ो और इंजॉय करो। पीडीएफ मैं नहीं भेज रहा। बुक क्यूट है ना, बुक मिल गई आपको? अल्लाह के बंदो, इस बुक में इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे अभी जो हम बातें कर रहे हैं ना लेक्चर में, जो भी हम लेक्चर में बातें कर रहे हैं, इनकी सारी एक्सप्लेनेशन बुक में मिलेंगी आपको। बुक में उर्दू शॉर्टकट्स, एक्रोनिम्स, निमोनिक्स, हर एक चीज़ जो है वो बीच में मेंशन्ड है। आप इस बुक से बोर नहीं होंगे, बिल्कुल भी आप इस बुक से बोर नहीं होंगे। इतने एक्सटेंसिव इसमें एग्जाम्पल्स, इसमें फ़नी एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी बीच में शामिल हैं। जहाँ पे थ्योरेटिकल है, डेफिनेशंस हैं, आप जो पढ़ के आ चुके हुए हैं वो भी इसमें शामिल है। तो फाइनली हमारे पास बुक तो आ गई हुई है। अब बुक आ गई हुई है, अब आपके पास बहाना नहीं होगा जी अभी हम टेस्ट नहीं दे सकते, टेस्ट में हाथ हल्का रखें, बुक जो है वो नहीं है। अब तो ये बहाना नहीं ना, तो सर लिख लें एवरी मंडे इज़ योर टेस्ट डे। लिख लें हर मंडे को हमने एक वीक में जितना भी पढ़ा होगा उसका टेस्ट आपको देना पड़ेगा। ये सेल्स टैक्स में ना बड़े बहाने लग गए थे, मैं भी चुप था कि मैं टेस्ट अनाउंस करता, सर बुक नहीं है, बुक होगी तो हम टेस्ट तैयार करेंगे। आ गई है बुक, अब इस मंडे को आओ, मैं मौत का तांडव कराता हूँ। गेट रेडी, इस मंडे का भी टेस्ट है। अब एवरी मंडे इज योर टेस्ट डे, वेरी सिंपल। आपको कोई ग्रुप में मैसेज नहीं आएगा जी आपका कल टेस्ट है, ये टॉपिक है, ये सिलेबस है ना। आपको एवरी मंडे आपके ग्रुप में टेस्ट आएगा। पेपर पास करना है कि नहीं करना? पेपर पास करना है कि नहीं करना? पेपर पास करना तो आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। पेपर पास करना है, टेस्ट देने पड़ेंगे। अभी जो मैंने फर्स्ट टेस्ट लिया था ना, आपको मैं एक चीज़ की श्योरिटी दे सकता हूँ, श्योरिटी, रिटर्न श्योरिटी, ये टेस्ट पास पेपर से नहीं है। और आपका दिमाग हिलाऊंगा मैं, आपको आई कैप वाली तकलीफ यहाँ पहुँचाऊंगा, आपको अनसीन क्वेश्चंस इतने करवा दूंगा, इतने डिफ़िकल्ट टेस्ट रखूंगा कि आपके दिमाग के तोते उड़ेंगे एक दफ़ा, ताकि जब आप आई कैप में जाएँ आपको आई कैप का पेपर आसान लगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो एवरी मंडे इज़ अ टेस्ट डे। और 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 क्योंकि बुक आ गई है, नाउ वी कैन स्पीड अप। मैं स्लो था पिछले ये तो वीक, मनहूस इंटरनेट ने इतना दिमाग ख़राब किया ना, उसने किसी ने दिमाग ख़राब नहीं किया। आज देखिए कितना अच्छा इंटरनेट है, आज पढ़ने का मज़ा आ रहा है, आज स्क्रीन ब्लर नहीं हुई, आज आवाज़ में मज़ा, आज आवाज़ ख़राब नहीं हुई। पिछले 2-3 दिन से तो इंटरनेट ने दिमाग ख़राब कर दिया था। तो पिछला वीक हमने बड़ा स्लो स्लो निकाला है। नाउ गेट अप, थोड़ा तेज़ करना है हमने चीज़ों को, हमने लेके चलना है। तो क्लासेस नाउ 6, गला मेरा ख़राब हो गया पता नहीं क्यों। मैंने अभी स्टिंग पी थी ना सुबह सुबह, मैं स्पाटर बन गया था, तो स्पाटर बन के मैंने स्टिंग पी है तो मेरा गला ख़राब हो गया। अच्छा, मैं गला ख़राब करने के बाद क्या किया है, मैंने ड्यू मंगवा लिया है। अब मैं ड्यू पीऊँगा मेरा और गला ख़राब होगा। हाँ, एडवेंचर लाइफ है भाई, एडवेंचरस लाइफ है।
तो भाई नाश्ता नहीं किया मैंने, खाने की बात की है मैंने, पीने की तो बात ही नहीं की थी। खाया तो मैंने अभी, ये पिया तो मैंने नहीं था, पीता तो मैं रहता हूँ। तो एवरी मंडे इज़ अ टेस्ट डे, ये चीज़ आपने याद कर लेनी है। हम जो पढ़ेंगे एक हफ्ते में, चाहे एक चैप्टर पढ़ें, चाहे हाफ चैप्टर पढ़ें, चाहे 1.5 चैप्टर पढ़े, आपका हर मंडे टेस्ट होगा। विदाउट एनी अनाउंसमेंट आपको टेस्ट आया होगा। गॉट इट? मिलते हैं इंशाल्लाह कल। मैं टाइम ऑफ सप्लाई कंफर्म करता हूँ। एनीवन मुझे ना कोई पोर्टल से देख के जो हमारा लेक्चर वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला है, कोई बच्चा मुझे पोर्टल से देख के कंफर्म करके बता दे कि हमने टाइम ऑफ सप्लाई नहीं पढ़ा, बिकॉज मुझे लग रहा है मैंने पढ़ाया है। आप कह रहे हो नहीं पढ़ाया, तो आप सही कह रहे हो कि बिकॉज मैं तो बूढ़ा आ गया हूँ। हालांकि आई एम जस्ट 28 ईयर्स ओल्ड, बट बुढ़ापा जल्दी आ गया। टेंशन ही बहुत है, फिक्र खा गई है। एक ना मुझे पछतो आई ना पछतो वाली आई, तो टेंशनें मुझे खा गई हैं। तो मुझे आपने कंफर्म करके बताना है कि हमने टाइम सप्लाई पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। सो कल हम टाइम सप्लाई से शुरू करेंगे, बिकॉज मेरे तो माइंड में था कि हमने टाइम सप्लाई पढ़ा हुआ था। सो मैं तो आगे आपको कल ये एग्ज़ाम लेवल न्यूमेरिकल्स जो है, मुश्किल वाले न्यूमेरिकल्स मैंने वो करवाने थे। इसमें टाइम ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट इन्वॉल्व है। तो मुझे आपने कल लाजमी, कल तो नहीं, मुझे आज ही कंफर्म कर देना, ताकि हम कल पहले पढ़ें टाइम ऑफ सप्लाई, फिर हम आगे चलें रिटेल्स के ऊपर और डिस्कस करें। मतलब यू कैन से डैट बस थोड़ा ही रह गया, ख़त्म। और मैं एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, एक चीज़ एविडेंस के तौर के ऊपर लेक्चर्स में है कि हम जो जो टॉपिक करते जा रहे हैं, हम उसके पास पेपर साथ साथ कर रहे हैं। मैंने थ्योरेटिकल पास पेपर के लिए टाइम नहीं रोका हुआ। मैंने आपको डीसीएन करवाया, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, उसके जितने पास पेपर से मैंने करवाए। मैंने आपको अपोर्शनमेंट करवाई, जितने पास पेपर से करवाए हैं। हम जो जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, जो जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, उसके जो जो पास पेपर्स हैं, हम वो सारे करते जा रहे हैं। अब आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि जब सेल्स टैक्स एंड होगा तो मैं फिर थ्योरेटिकल पास पेपर करवाऊंगा। मैं नहीं करवाऊंगा, बिकॉज मैं आपको साथ साथ करवा रहा हूँ। एग्री करते हो? वरना साबित कर दूंगा मैं कि भाई मैंने आपको हर टॉपिक के साथ साथ पास पेपर करवाए हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ये जब एंड होगा तो मैं आपको चंद एक न्यूमेरिकल्स ही करवाऊंगा, मज़ीद नहीं करवाऊंगा मैं। अब आपके माइंड में ये कहीं नहीं होना चाहिए कि जी मैंने आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं करवाए। मेरे पास स्लाइड्स हैं, मेरे पास लेक्चर नंबर्स हैं, मेरे पास सारा कुछ मौजूद है। मैं जो जो टॉपिक पढ़ाता जा रहा हूँ, उससे रिलेटेड जो जो मुझे पास पेपर के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, मैं साथ साथ करवा रहा हूँ। ये चीज़ आपने याद रखनी है, भूलना नहीं है, ताकि कोई बंदा आपसे पूछे तो आप उसको गाइड कर सकें। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। कल हम देखेंगे टाइम, अगर नहीं किया तो कल हम टाइम सप्लाई शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।